हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं बीते हफ्ते के राउंड अप से, जो कि 13 से 17 मार्च तक का था, जिसमें बीते सप्ताह की बात करें तो ये लाल रंग कब छूटेगा, इस रंग का जोर कुछ ज्यादा ही गहरा बन गया है इस मार्केट में। एफआईआईज ने बीते हफ्ते भी करीब 8 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि मार्च के पूरे महीने में एडजस्टेड 9,000 करोड़ की सेलिंग का आंकड़ा आता है। हमने कोविड के समय से 2020 मार्च से अभी तक में एफआईआईज के आंकड़े चेक किए तो उससे पता चलता है कि 3.33 लाख करोड़ की टोटल सेलिंग अब तक की है करीब करीब 3 वर्षों में। ये सेलिंग मेजरली 2022 में हुई है। एफआईआईज की इस तीव्र सेलिंग के पीछे यूएसए का इंटरेस्ट रेट बढ़ना एक मेजर रीजन बना हुआ है। जिस तेजी से इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हुआ है उसकी वजह से एफआईआईज ने एफआईआईज इनफ्लोज एकदम सूख गए हैं। संवर्धना मदरसन सुमी का शेयर करीब 18% तक गिरा हुआ था, जब प्रमोटर्स सुमिटोमो वायरिंग्स ने करीब 3.4% का हिस्सा एक ब्लॉक डील के जरिए मार्केट में बेचा है। एक रूमर जी लिमिटेड में थी कि उसके शेयरों में तेजी का कारण बना, जिसमें कहा गया था कि जी लिमिटेड अपने 80 करोड़ के जो इंडसइंड बैंक का उनका जो ऋण है उसको रीपे कर रहा है, ताकि उसके अगेंस्ट में जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीडिंग्स है उसको विराम लगा दिया जाए और सोनी के साथ उसके मर्जर को स्मूथली हो जाने पड़े। कंपनी ने बाद में इस खबर का खंडन कर दिया है। डीएलएफ के शेयरों में बहुत जोर से तेजी देखने को मिली। उनके गुड़गांव के अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीब एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ प्लस से है शुरुआत होती है। कंपनी ने 8,165 करोड़ की प्री सेल्स कर दी है। यह भी दर्शाता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में अभी भी तेजी बनी हुई है। अवेंडस कैपिटल ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में अपग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सभी ओएमसीज में तेजी देखने को मिली है। चाइना ने अपने आरआरआर यानी रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो में अगले हफ्ते से 0.25% की कमी की है, जिसके वजह से सारे मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी विल्मर, कीरी इंडस्ट्रीज, टाटा टेली महाराष्ट्र, यूनी इन्फो टेलीकॉम सर्विसेज, डीबी रियलिटी, पेनार इंडस्ट्रीज, जीके वायर्स जैसे हाई बीटा वॉलेटाइल स्टॉक्स को मंडे से एएसएम कैटेगरी से बाहर निकालने से एक अच्छी तेजी इन शेयरों में देखी जा सकती है। 3 यूएसए की बैंक्स एसवीबी, सिग्नेचर बैंक और सिल्वरगेट बैंक कोलैप्स हो गई और करीब 200 और छोटी बैंक्स जिनमें अभी भी नकदी की बड़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर डिपॉजिटर्स ने अपनी गाड़ी कमाई को बैंक में से निकालकर बॉन्ड्स में निवेश करना सही समझा है, जिसको देखते हुए यूएसए की सेंट्रल बैंक ने जल्दी से डिसीजन लेते हुए $19 ट्रिलियन का एक बड़ा राहत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें से $2 ट्रिलियन इमीडिएटली बैंकिंग चैनल्स में इन्फ्यूज किया जाएगा। फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक को बचाने के लिए भी $30 बिलियन का फंड्स अरेंज कर रहे हैं। वहीं एसवीबी बैंक ने चैप्टर 11 के अंतर्गत दिवालियापन कानून के तहत प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए फाइलिंग कर दी है। क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा 10% का हिस्सेदार इन्वेस्टर सऊदी बैंक ने ब्लूमबर्ग को एक स्टेटमेंट में कहा कि वो इस बैंक को एक फूटी कौड़ी और नुकसान करने के लिए नहीं देंगे, जिसके बाद से क्रेडिट स्विस सहित और बहुत सारे यूरोपियन बैंक्स में सेलिंग की झड़ी लग गई। अगले दिन स्विट्जरलैंड बैंक की सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट स्विस को 63.87 बिलियन डॉलर की सहायता देने का स्टेटमेंट के बाद से उसके शेयरों में सुधार आया है। खबर है कि यूबीएस इस बैंक का अधिग्रहण भी कर सकता है। गौरतलब है कि क्रेडिट स्विस जो दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, उसके होने के बावजूद अडानी के ऊपर में सेल रिपोर्ट निकालता है और हमारे यहाँ पे सब इंस्टीट्यूशन सेलिंग करते हैं। एक न्यूज आर्टिकल थी द वायर में,
जिसमें कहा गया कि अंबुजा और एसीसी विनोद अडानी के स्वामित्व वाली कंपनीज हैं, जिसके जवाब में अडानी समूह ने एक स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए अपने वक्तव्य में कहा कि विनोद अडानी भी अडानी समूह का ही हिस्सा है, जिसका मतलब है कि एसीसी और अंबुजा को भी गौतम अडानी ग्रुप का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। अब इस जवाब के बाद से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि विनोद अडानी अपने मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज के नेटवर्क के जरिए एफआई रूट से अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, उस बात को बल मिलता है। इस बात का उल्लेख हिंडनबर्ग को दिए गए 400 पेज के जवाब में कहीं भी नहीं था। रामदेव बाबा की पतंजलि फूड्स के 29 करोड़ शेयर्स को सेबी ने फ्रीज कर दिया है, क्योंकि सेबी के रिक्वायरमेंट, जिसमें प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी को 75% के नीचे लिस्टिंग के 3 साल के अंदर लाना होता है, को पूरा नहीं किया गया। अभी प्रमोटर होल्डिंग करीब 78% है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस साल जनवरी से मार्च तक करीब 11% तक घट गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में वर्स्ट परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 3000 पॉइंट्स गए गुरुवार से इस गुरुवार तक में ही घट गए हैं। लीडरशिप की खासी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एफआईआईज की निरंतर सेलिंग से मार्केट संभल नहीं पा रहा है। रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर भी 52 हफ्ते की नीचे लो पर चल रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी 0.5% यानी 0.5% का रेट हाइक कर दिया है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 312 पॉइंट नीचे गिरकर 17,100 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 39,598 यानी 888 पॉइंट की डाउनफॉल है, और सेंसेक्स भी 57,989 यानी कि 1145 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। सारे ही इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी ऑटो 3.89%, और इसके बाद में आईटी बैंक और बैंक निफ्टी, जिसमें 2.25% की गिरावट देखी गई। बाकी सारे इंडेक्स करीब 1.25 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बढ़ने वाले शेयरों में सबसे पहले नाम है अडानी ग्रीन, जो कि 20% बढ़ा है। अडानी ट्रांसमिशन, जो गए हफ्ते भी 21% बढ़ा था और इस हफ्ते फिर से 13% ऊपर है। मेड प्लस हेल्थ, जीएमआर एयरपोर्ट्स, बीपीसीएल, डीएलएफ, जी, ये करीब करीब 7 से 11% तक बढ़े हैं। घटने वालों शेयरों में स्वान एनर्जी, संवर्धन मदरसन सुमी, ब्राइटकॉन ग्रुप, पीएनबी हाउसिंग, त्रिवेणी टर्बाइंस, बालाजी अमाइंस, इंडसइंड बैंक, ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये करीब करीब 10 से 22% की घटावट के साथ बंद हुए हैं। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं, जो 20 से 24 मार्च तक का रहेगा। गुड़ी पड़वा की छुट्टी मार्केट में नहीं है। मार्केट अब 21 और 22 तारीख यानी मंगलवार और बुधवार को फेड की बैठक का बेसब्री से इंतजार करने वाला है, क्योंकि अब इस बार हो सकता है कि फेड अब 0.25% की बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर बढ़ता है तो भी उसकी कमेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इस बारी शायद फेड इंटरेस्ट रेट्स हाइक ना भी करे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि हो सकता है कि ये शायद लास्ट कड़ी हो इंटरेस्ट रेट्स हाइक की शॉर्ट टर्म में। यदि थोड़ा भी डोविश स्टेटमेंट कमेंट्री आता है तो ये मार्केट को चीयर करने के लिए काफी रहेगा और एक अच्छी तेजी के लिए वजह मिल सकती है। बुधवार की रात को रिजल्ट आएगा, जो कि हमारे मार्केट के लिए 23 मार्च यानी गुरुवार को इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। अब 22 मार्च को ही बुधवार को ब्रिटेन के भी सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, जिसपे सबकी नजर रहेंगी, और 23 मार्च यानी गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी एक अहम बैठक है, जिसपे ट्रेडर्स की काफी पैनी नजर रहने वाली है। अब मार्केट में दादा अब लग रहा है कि 16,900 17,000 का एक अच्छा बड़ा सपोर्ट शॉर्ट टर्म में तो मिल गया है। वहीं 17,220 से 17,250 का एक रेजिस्टेंस अब देखने को मिल रहा है। अगर 17,220 के ऊपर में कहीं मार्केट अगर चला जाता है यूएस फेड की पॉलिसी के पहले, जो कि होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मार्केट कभी भी सरप्राइज कर सकता है, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। फेड ने इस बार जल्दी से डैमेज कंट्रोल की वजह से एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन, जो कि लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के
जैसा बड़ा फाइनेंशियल वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस को बचा लिया है, अब फेड के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके इन्फ्लेशन कंट्रोल करके 2% लाने की जो जिद है ने वहाँ के बैंक से इन्वेस्टर्स का विश्वास उठा लिया है। अब उसको बहाल करने के लिए उनको एक बार के लिए इन्फ्लेशन को कुछ समय के लिए कंट्रोल छोड़कर और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के बदले क्वांटिटेटिव ईजिंग अगर करता है तो मार्केट्स में हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली देखने को मिले। फेड की कमेंट्री इस बात के ऊपर में काफी रोशनी डालेगी, इसके लिए सबका इस कमेंट्री से काफी उत्सुकता के साथ सब देखने वाले हैं। अब दादा, ये तो हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और अपना डेटा एनालिसिस है। अब आपकी तरफ से आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 20/3/2023 से लेके 24/3/2023 के अंदर बाजार के अंदर क्या क्या टेक्निकली वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है, वही बात करने के लिए आप लोग के सामने मैं जो चार्ट अभी दिखा रहा हूं वो निफ्टी स्पॉट। इसके अंदर एक पिंक लाइन है, एक रेड लाइन है, थोड़ा गोल मार्क किया है, और ऊपर में 14 डेज आरएसआई का हालत क्या है। तो पहले निफ्टी का बातचीत करता हूं। देखिए, मैं जो थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके चार्ट को जज करता हूं या चार्ट को एनालिसिस करता हूं, वो जो 13 सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर जब तक बाजार है तो बाजार पॉजिटिव रहता है। बट ये जो स्थिति था, इसके बाद बाजार फिजल आउट हुआ था। दैट मीन्स ये फॉल्स मूवमेंट हुआ था। यहां पर एक छोटा सा मूवमेंट हुआ था, फॉल्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा छोटा सा मूवमेंट हुआ। यहां ट्रिगर नहीं हुआ था, उसके बाद बाजार नीचे आया। अभी जिस जगह में बाजार खड़ा है वो बार बार डेली चार्ट में यही उभर के आ रहा है। जे नीचे की तरफ बाजार जब भी आता है, बाजार के अंदर एक पुल बैक सा रैली बनता है। दैट मीन्स एक डिमांड क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण बाजार बंद होते होते बृहस्पतिवार या फ्राइडे, शुक्रवार को एक डोजी फॉर्मेशन में बंद हुआ। दैट मीन्स इसका जो शैडो बन रहा है, यही सजेस्ट करता है कि नीचे की तरफ बाजार के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट है, या घुमा के बोल सकते हैं जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्टर लोग नीचे में कवर भी कर रहे हैं। नीचे एक बॉक्स टाइप का मैंने किया हूं। ये बॉक्स को अगर देखेंगे, जो रैली बना था, ये रैली का टिपिकली बॉटम फॉर्मेशन हुआ था यहां पर। अब उस बॉक्स के अंदर काफी सारा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। वही बॉटम को रिटेस्ट करके बाजार फिर से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, उभरने का कोशिश कर रहा है। जाने का तो बोलेंगे नहीं, उभरने का कोशिश कर रहे हैं। हिसाब रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो जोन है, ये जोन को तोड़ के बाजार नीचे जा रहा है या यहीं से बार बार बाउंस कर रहा है। क्यों? बाजार अभी थोड़ा सा टेक्निकली बोला जाए ओवरसोल्ड का आसपास है। टिपिकली ओवरसोल्ड टेक्निकली हम लोग बोल नहीं पाएंगे कि हुआ है, क्योंकि 14 डेज आरएसआई 30 के नीचे अभी तक शो नहीं किया है, जो कि लास्ट ईयर में जून में इसी महीने में यहां पर ओवरसोल्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद से सितंबर महीना या लास्ट दिसंबर, अगेन जनवरी, एंड दिस मंथ इज कंटिन्यू, ये ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ है, वह ओवरसोल्ड से आसपास से घूम के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कहीं अगर फार्दर सेल ऑफ होता है और आरएसआई यहीं से नीचे आ जाता है, तो हम लोग ये हो सकता है कि एक क्रिटिकल बॉटम एरिया के पास रहेंगे और प्राइस ओवरसोल्ड हो सकता है एज पर द आरएसआई इज कंसर्न। वहां पर देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन का मोमेंटम क्या बन रहा है। या ये जो दो कैंडल बना है डेली चार्ट के हिसाब से, और यहां पर जो 4 दिन का हाईएस्ट पॉइंट है वो है 17,225। जो लास्ट वीक में हम लोग बात किए थे विथ फिल्टर, 17,225 टूटने से बाजार का हालत खराब और हो सकता है, और वही हुआ था। अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दैट मीन्स जब तक बाजार का क्लोजिंग 17,225 के ऊपर नहीं आता है, मिनिमम से मिनिमम जो बाउंस बैक सस्टेन नहीं होगा, बार बार वहीं से फिजल आउट हो रहा है। और उसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 200 डीएमए के नीचे है, यहां पर देखना पड़ेगा कि पुल बैक करके 200 डीएमए को रिविजिट करता है कि नहीं। वो जोन है 17,400 राउंड नंबर। अब अगर आरएसआई और एक तरीके से देखा जाए कि यहां पर जो प्राइस एक्शन हुआ है, जो हम यहां पर ड्रॉ किया है, प्राइस नया लो बना के गया है और आरएसआई नया लो नहीं बनाया है।
ये प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई का जो मिस बिहेवियर है, इसको हम लोग टेक्निकली डाइवर्जेंस बोलते हैं, जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है ना। ये डाइवर्जेंस अगर 30 के नीचे होता तो मैं और थोड़ा कंफर्ट रहता कि हो सकता है ये डाइवर्जेंस काम आ जाएगा, लेकिन ठीक है, ओवरसोल्ड का ठीक करीब करीब ऊपर में है। लेकिन जब डाइवर्जेंस हुआ है, अब वो प्राइस एक्शन में दिखता है कि नहीं दिखता है, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए 17,225 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना ही पड़ेगा, और कम से कम आधा एक घंटा उसके ऊपर रहे तो हो सकता है ये प्राइस एक्शन में एक चेंजेस हो सकता है। तो यही सुझाव देने के लिए मैंने ये चार्ट साइड बाय साइड रखा। अब चलिए हम लोग का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात होता है हर वीक में, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करते हैं। तो 20 दिन से लेके 24 दिन के बीच में जो प्राइस एक्शन दिख रहा है टेक्निकली, उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बात करें, निफ्टी 17,100 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है 17,184 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 17,229 सेकेंड, 17,295 third, and final resistance for next week 17,370। सपोर्ट जो उभर के आ रहा है 16,958, 16,910, 16,850 एंड 16,747। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 39,598, जो रेजिस्टेंस कैलकुलेटिव हिसाब से आ रहा है टेक्निकली 39,747 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 39,915, 40,244, 40,485। जो सपोर्ट आ रहा है 38,926, 38,755, 38,605, 38,430। फाइनेंशियल निफ्टी फिन निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 17,671, रेजिस्टेंस 18,080, 18,488, 18,900। सपोर्ट जो आ रहा है 17,262, 16,852, 16,444। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो विश्लेषण किया है वो हमारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आता है। ये क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, उस हिसाब से हमारे सभी इन्वेस्टर और दोस्त इस विश्लेषण को अच्छे से देखते हैं और फिर आगे की अपनी रिसर्च करते हैं। दादा, वो अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पे आप 3 स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी देते हैं, प्लीज़ बताएं दादा। आज जो तीनों टेक्निकली स्टॉक लेके बात करेंगे, उसमें एक है लार्सन एंड टुब्रो, एकदम फ्रंट लाइन। सेकेंड है फेडरल बैंक, जो मिड कैप बैंक के हिसाब से जो टेक्निकली जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग हमको दिख रहा है चार्ट के अंदर, उसमें से फेडरल बैंक वन ऑफ देम। एंड फाइनली लास्ट डे में एक टिपिकली कैश स्टॉक मूवमेंट हुआ, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, वो स्टॉक हम लोग बात करेंगे टेक्निकली। तो चलिए शुरू करते हैं लार्सन एंड टुब्रो से। देखिए, मैं हमेशा यूज करता हूं 13 एंड 26, और ये इसका जो बीच वाला जो जोन है, ये हमेशा बोल के रखता हूं कि ये वैल्यूएशन जोन है। यहां से क्रॉसओवर होने के बाद बार बार यहां से सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने का लार्सन। तो वीकली चार्ट इज कंसर्न, जहां निफ्टी तो डोजी फॉर्मेशन में बंद हुआ, बहुत सारा स्टॉक नेगेटिव बंद हुआ, ये कोशिश कर रहा है, वो पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिया है, और करीब करीब हाईएस्ट लेवल्स के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अगर ये स्टॉक को मोमेंटम बनाना है तो ये स्टॉक के अंदर जो ये सब जो रेजिस्टेंस है, ये जोन को कवर करके ऊपर जाने का कोशिश करना पड़ेगा। अब जाएगा कि नहीं जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो वहां पर देखना चाहिए कि ये जो जोन है बीच में, जो सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं या स्वीट जोन बोल सकते हैं, दैट मीन्स 2050, और ऊपर की तरफ 2300 के ऊपर क्लोजिंग देखना पड़ेगा कि ये क्लोजिंग 2300 को पार करके क्लोजिंग दे रहा है, और ये 2050 तोड़ के बंद कर रहा है। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट मूवमेंट। तो दैट्स वाई लार्सन का क्लोजिंग अच्छा है, स्वीट जोन रिटेस्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। दैट्स वाई इस स्टॉक को मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रेडार में डालने का कोशिश करूंगा, और मेरा जो वॉच लिस्ट है उसमें भी रहेगा। ये कोई बाई और सेल का सिग्नल और रिकमेंडेशन भी नहीं है। वही सेम चीज है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर बार बार वहीं से घूमने का कोशिश कर रहे हैं,
2-3 हफ्ता पहले भी आप लोग से बात हुआ था फेडरल बैंक के बारे में। उसके बाद एक पुल बैक सा बना था, लेकिन फिर फिजल आउट हुआ है। वेरी क्रिटिकल जोन है 120 के आसपास। ये 120 तोड़ के बंद हो रहा है या ऊपर की तरफ 140 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है, उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइडर हो सकता है फेडरल बैंक के अंदर। तो इसीलिए फेडरल बैंक मेरा नेक्स्ट सिलेक्शन रहेगा, और इसको वॉच लिस्ट में डाल के मैंने वॉच करूंगा कि स्टॉक किस तरफ क्लोजिंग दे रहा है, सपोर्ट होल्ड कर रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। थर्ड स्टॉक जो रहेगा वो है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। काफी अच्छा डिलीवरेबल वॉल्यूम हुआ है लास्ट फ्राइडे में। वीकली देख देख के समझ में यही आ रहा है कि लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सप्ताह के अंदर जो प्राइस एक्शन हुआ था, एक ही हफ्ते में उसको बीट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। हालांकि ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग जगह में है, यहां भी मैंने 1326 को यूज किया हूं। यहां देखना पड़ेगा कि हर बार जैसे होता है, देखिए वीकली कैंडल ये हाई के ऊपर चलता है तो एक मोमेंटम बनता है। यहां देखिए व्हाइट तो बना था लेकिन हाई के ऊपर नहीं गया था, यहां व्हाइट बना था, हाई के ऊपर चला तो इसका मोमेंटम बना था। और फाइनली जब जब ये सिनेरियो हुआ था उसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन हो रहा है। अब इसको देखना पड़ेगा कि ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो 324 रुपया के ऊपर प्राइस एक्शन सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अगर इसके ऊपर चलता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 360 के आसपास। 360 इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। 360 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खास करके नीचे में देखना पड़ेगा ये जो डबल बॉटम छोटा सा बॉटम बना है 270 का नीचे क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं अगर 270 का नीचे क्लोजिंग होता है तो ये स्टॉक फिर से जो शॉर्ट टर्म पुल बैक हुआ था वो शॉर्ट टर्म पुल बैक फिजल आउट हो जाएगा, फिर से वो डाउनवर्ड की तरफ जाने का कोशिश कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक मैं रेडार में रखूंगा, वॉच लिस्ट में डालूंगा, और ये स्टॉक को मैं फॉलो अप करूंगा कि क्या टेक्निकल चेंजेस इस स्टॉक के अंदर उभर के आ रहा है। यही था आज का तीनों टेक्निकल चर्चा। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा। आपके तीनों स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप ब्रेकआउट स्टॉक्स की जानकारी देते हैं, तो प्लीज़ बताएं दादा। थैंक यू दादा। आपने जो भी अभी जानकारी दी है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अहम रहती है, क्योंकि इसी को बेस बनाकर वो आगे की रिसर्च करते हैं। तो दादा अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हम हमारा डिस्क्लेमर देते हैं। सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही हमारे व्यूज़ शेयर करते हैं। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स हैं, उन सब से निवेदन है कि वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कॉल या डिसीजन लेते हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सोच समझ के साथ ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू।